दिल्ली के वेलकम इलाके में 2 मंजिला इमारत गिर गई है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। निर्माणाधीन इमारत गिरने से यह हादसा हुआ है। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। घटना स्थल की तस्वीर है जहां अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई है और 2 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। अंशुमन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। अंशुमन, इस वक्त वहां पर क्या हालात है? 2 की मौत की खबर तो कंफर्म हो गई है, एक मजदूर घायल बताया जा रहा है, लेकिन हम तस्वीरें देख पा रहे हैं क्या मलबे में कुछ लोग फंसे हुए भी हैं? रेस्क्यू ऑपरेशन कैसा चल रहा है वहां? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगभग रात के 2:15 की ये कॉल थी जिसमें बताया जा रहा है कवि नगर के गली नंबर 4 में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। आपको दिखा दें तस्वीरों में, यहाँ पे अभी भी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर सर्चिंग कर रही है। लगभग 4 लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जिसमें 3 लोगों की दबे होने की सूचना थी, जिसमें अरशद और तौहीद की मौके पर मौत हो गई थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जिनको सर्चिंग कर रही है एनडीआरएफ की टीम। यहाँ पर कुछ लोग मौके पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं जिन्होंने जो अंदर मलबे में लोग दबे थे उनको बाहर निकाला था और उनको हॉस्पिटल पहुँचाया था। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतजार। ये बताइए क्या घटना घटी थी? सर ये डिमोलिशन का वर्क चल रहा था थोड़ा सा, तो यहाँ बंदे थे 3-4 बंदे थे। एक बंदा तो पहले ही बाहर चला गया था कुछ सामान लेने के लिए, तो 3 बंदे थे अंदर तो मलबा फिर उनके ऊपर गिर गया, वो दब गए। पुरानी बिल्डिंग है या नई बिल्डिंग है? आइडिया नहीं है मुझे। जब पता चला ना कि ये बंदे फंसे हुए, मैं तो आया था सिर्फ उन्हें सेव करने के लिए, बचाने के लिए। बाकी 14-15 लड़के थे हमारे लोकल के, जो हम अंदर थे, उन्हें बचाने के लिए गए हुए थे अंदर। तो उसमें एक बंदा था जिसको निकाला था पहले, तो फिर उसने ही बताए थे बाकी बंदे की एक बंदा वहाँ दबा है, एक वहाँ दब रहा है। तो वो उसकी कंडीशन थोड़ी सही थी जिसने बताया था। फिर हमने जैसे उसने बताया फिर हमने सर्च करा, तो बंदे कोने में निकला था एक बंदा, उसकी सिर्फ नफ्स चल रही थी, बोल नहीं रहा था वो, और एक बंदा और था दबा हुआ। बाकी जब उन्हें बाहर हॉस्पिटल भेज दिया। फायर की कितने बजे की कॉल थी और जो दमकल के लोग थे वो कितने बजे तक आ गए थे? सर वो भी थे, लेकिन जो वही है ना, जैसे सर जब कोई भी हादसा हो जाता है, इंसिडेंट होता है, तो पहले तो लोकल एरिया वाले आते हैं वो सपोर्ट करने, बाकी तो कॉल वगैरह हो जाती है वो सब आ जाते हैं बाद में। लेकिन ठीक है अंशुमन, नजर आप आगे भी बनाए रखिएगा। तो रेस्क्यू का काम यहाँ पर चल रहा है। 2 मजदूरों की मौत हो गई है और एक मजदूर घायल बताया जा रहा है। 2 मंजिला ये निर्माणाधीन बिल्डिंग थी जो कि गिर गई, जिस वजह से ये हादसा हुआ है। इधर यूपी के नोएडा से पार्किंग कर्मियों की दबंगई की तस्वीरें सामने आई हैं। वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद नोएडा प्रशासन पार्किंग कंपनी के खिलाफ एक्शन में है। ये नोएडा प्राधिकरण के पार्किंग कर्मियों की सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग दंपति कार में बैठे हैं। पार्किंग संचालक जबरन उनकी कार क्रेन से उठाकर ले जा रहा है। सोशल मीडिया पर जबरदस्त किरकिरी के बाद नोएडा अथॉरिटी ने एक्शन लेते हुए पार्किंग का संचालन करने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है और कंपनी को ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इसके अलावा कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। और यूपी के बदायूं में हुए डबल मर्डर के बाद तनाव बढ़ा हुआ है। हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद पर यूपी पुलिस ने इनाम भी घोषित कर दिया है। यूपी पुलिस ने बदायूं हत्याकांड के सह आरोपी जावेद पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। पुलिस आरोपी जावेद की तलाश कर रही है। दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी साजिद को वारदात के कुछ देर बाद ही पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। वहीं 2 मासूमों की हत्या के बाद बदायूं में बने सांप्रदायिक तनाव की रिपोर्ट डीएम मनोज कुमार ने शासन को भेज दी है। एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जाँच भी शुरू करा दी गई है। बदायूं में हुए डबल मर्डर के बाद तनाव बढ़ गया। कई जगहों पर लोगों ने आगजनी की। भारत में आतंकी संगठन आईएसआईएस की बड़ी साजिश का असम एसटीएफ ने भंडाफोड़ किया। 2 आतंकवादियों को असम के धुबरी से गिरफ्तार किया गया है। आईएसआईएस के भारत के कथित हेड हारिस फारूकी को असम की स्पेशल टास्क फोर्स ने धुबरी जिले से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी उस वक्त की गई जब वो बांग्लादेश की सीमा से भारत में दाखिल हो रहा था। फारूकी देहरादून का रहने वाला है। उसके साथ अनुराग सिंह उर्फ रेहान को भी पकड़ा है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को एसटीएफ के गुवाहाटी दफ्तर में लाया गया। इन दोनों को एनआईए ने भी वांटेड लिस्ट में डाला हुआ था। असम एसटीएफ अब इन्हें एनआईए के हवाले करेगी, जिसके बाद इनसे पूछताछ कर पता किया जाएगा कि इनके तार कहां से जुड़े हैं। इन दोनों के खिलाफ दिल्ली, लखनऊ में भी केस दर्ज हैं। क्या यूपी के मुरादाबाद का नाम बदलेगा? बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री ने शहर का नाम बदलने के कारण भी गिनाए हैं।
बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुरादाबाद का नाम बदलकर माधवनगर करने की बात दोहराई। भारत में बहुत जगहों के नाम बदल दिए गए, इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, फैजाबाद अयोध्या हो गया, इसी प्रकार मुरादाबाद माधवनगर हो जाए। उन्होंने कहा कि जिस नगर में सिद्ध बलि हनुमान मंदिर हो, हरिहर मंदिर हो, गढ़गंगा हो, शीतला कालका माता मंदिर हो, नीप करोरी बाबा का मंदिर हो, माता गंगा जहां प्रकट हुई हो, ऐसे नगर को मुरादाबाद कहना इन मंदिरों का अपमान है। ज्ञानवापी मामले में मुख्तार अंसारी को पक्षकार बनाए जाने को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई है। कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रशांत सिंह की अदालत में मुख्तार अंसारी ज्ञानवापी प्रकरण के मूल वाद में पक्षकार बनाए जाने संबंधी याचिका दायर कर चुके हैं। इस बारे में पहले से हिंदू पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ज्ञानवापी में संपूर्ण परिसर का सर्वे करने की मांग भी कर चुके हैं। इसके अलावा व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार पाने के लिए सोमनाथ व्यास के नाती शैलेंद्र पाठक व्यास ने खुद को मूल वाद में पक्षकार भी बनाए जाने की मांग की है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जिसने एक बार फिर राजनीतिक मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में फिर औरंगजेब की एंट्री हो गई। संजय राउत ने औरंगजेब का नाम लेकर पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। महाराष्ट्रात शिवाजी महाराज जन्माला आले आणि औरंगजेबाचा जन्म गुजरातमध्ये झाला। गुजरातमध्ये जिथे मोदी जन्माला आले त्याच्या बाजूला दाहोद नावाचं गाव आहे, तेथे औरंगजेब जन्माला आला। संजय राउत के पीएम पर विवादित बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा है उन्होंने, आप देखिए इस रिपोर्ट में। असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में थे। उन्होंने पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज जलील के लिए वोट मांगा। उन्होंने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने पीएम मोदी पर संजय राउत के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, गांधी को मारने वाले कहां पैदा हुए थे? गोडसे कहां पैदा हुआ था? ये जो मुंबई की सड़कों पर फसाद हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान मारे गए थे, उनको मारने वाले कहां पैदा हुए थे? संजय राउत के बयान का भारी विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला भी दर्ज होने की मांग उठने लगी। जो कुछ भी इंडी गठबंधन वाले प्रधानमंत्री जी के प्रति बोल रहे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है, मगर निचलापन नित्य नया दिखता चला जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री साहब को अपील करता हूं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब को भी अपील करता हूं कि संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह का, राष्ट्रद्रोह का जो ऑफेंस है, जो नया अभी बना है, उसके अंतर्गत उनके ऊपर एक गुना दाखिल किया जाए। पंतप्रधान के खिलाफ ऐसे वर्ड यूज करना ये बहुत ही गैर कानूनी है। इधर औरंगजेब विवाद में उद्धव ठाकरे भी कूद गए। उन्होंने क्या कहा, ये रिपोर्ट आप देखिए। बुलढाणा पहुंचे उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, पार्टी तोड़ने की मानसिकता औरंगजेब जैसी है। आज तुम्ही जे करता ही औरंगजेबी वृत्ती आहे। घाबरवून टाकायचं, पक्ष फोडायचे। भाई देवेंद्र फडणवीस परवा जे बोलले, काय बोलले? मी म्हणे बोललो तर मी पुन्हा येईन, मी 2 पक्ष फोडून परत आलो। अरे लाज वाटली पाहिजे तुला, 2 पक्ष फोडायची वेळ आली तुझ्यावरती। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर भी संकेत दिया है। उन्होंने प्रकाश आंबेडकर को लेकर क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से फिर से उम्मीदवार बनाया है। वो 2019 में इसी सीट से सांसद चुने गए थे। ओवैसी ने महाराष्ट्र के कुछ और सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि प्रकाश आंबेडकर से उनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है। बाड़ा साहब से हमारी अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है और मैं पहले भी कहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, मैं इम्तियाज साहब, हमारे पार्टी के तमाम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, करते रहेंगे।
बड़ी खबर आज आ सकती है। कांग्रेस उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट, 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। खासतौर पर महाराष्ट्र और गुजरात के प्रत्याशियों की संख्या सबसे ज्यादा आज की लिस्ट में हो सकती है। तो खबर यह कि आज कांग्रेस की तीसरी लिस्ट आ सकती है और तीसरी लिस्ट में 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान आज हो सकता है। बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र और गुजरात में प्रत्याशियों की संख्या इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रहने वाली है, जो सोर्सेस के हवाले से हमें खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र, जिसमें लगातार महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि तमाम जो दिक्कतें थी, परेशानियां थी, वो सब सुलझा ली गई हैं। और अब इसी के बाद आज जो तीसरी लिस्ट है वो कांग्रेस के सामने आने वाली है, जिसमें 30 प्रत्याशियों का नाम इसमें होगा। और गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात जहां पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाविकास आघाड़ी इंडिया अलायंस में गठबंधन के साथ ही हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार, क्या जानकारी, क्या महाराष्ट्र को लेकर तमाम जो उलझनें थी वो सुलझा ली गई हैं? देखिए, तकरीबन जो पहले चरण का चुनाव जिन सीटों में होना है, उन सीटों की अड़चनों को दूर कर लिया गया है। ठीक है। और जहां तक उम्मीदवारों का सवाल है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सोलापुर, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे चुनाव लड़ते आए हैं, वहां से उनकी बेटी परिणीति शिंदे को टिकट दे दिया गया है। उसके अलावा कोल्हापुर से शाहू छत्रपति को टिकट दिया गया है। अमरावती से बलवंत वानखेड़े को टिकट दिया गया है। पुणे से रविंद्र दांडेकर को टिकट दिया गया है। नंदुरबार से केसी पदवी के बेटे को टिकट दिया गया है। तो जो महत्वपूर्ण सीटें हैं पहले चरण की, उनको महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने करीब क्लियर कर लिया है। जी, तो फर्स्ट फेज में जहां पर चुनाव होना है, वो क्या कुछ बड़े नाम हो सकते हैं? कुछ ऐसी खबर आ रही है कुमार? सबसे बड़ा नाम मैंने आपको बताया, सुशील कुमार शिंदे, जो देश के गृह मंत्री रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उनकी बेटी परिणीति शिंदे, जो कि विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है सोलापुर से। ठीक है, शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। युवाओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने नया कैंपेन शुरू किया है। इस कैंपेन के जरिए 2 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चुनाव में युवा मतदाताओं पर बीजेपी की नजर है, जिसे ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने पहला वोट मोदी को नाम से डिजिटल कैंपेन शुरू किया है। उनको बताना बहुत जरूरी है कि इंडिया फ्रेजाइल इकोनॉमी से इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कैसे बनी, क्या क्या किया गया है, बिकॉज यही तो हमारे देश के फ्यूचर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ स्लोगन ही बनाती रहती है। स्लोगन्स में ही रह जाएंगे। पहला वोट 18 साल की उम्र का हक राजीव गांधी जी ने दिलवाया था, तो हम तो वो हैं जो काम करके दिखाते हैं। ये नारे लगाते रहते हैं, अब नारे लगाने का भी वक्त इनका खत्म हो गया। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए में सीटों पर सहमति बन गई है, बस औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। क्या है सीटों का फॉर्मूला महाराष्ट्र में, आप देखिए रिपोर्ट। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की संभावनाओं की वजह से सीट बंटवारे के ऐलान में देरी हो रही है। राज ठाकरे दक्षिण मुंबई की एक सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं। हालांकि राज ठाकरे ने बीजेपी के सामने 2 सीटों की मांग रखी है। अमित शाह से एमएनएस चीफ राज ठाकरे की मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में एनडीए में सीट बंटवारे का हिसाब किताब फिर से करना पड़ रहा है। हालांकि एनसीपी को उम्मीद है कि सबको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। सबको साथ में लेकर हम चुनाव को जाएंगे। सीटों का बंटवारा भी रिस्पेक्टफुल वहाँ पे हो जाएगा। जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय के बाद पप्पू यादव ने TV9 से खास बातचीत की और अपनी पार्टी की कांग्रेस के विलय का कारण बताया। देखिए इस रिपोर्ट में। जो गांधी, सुभाष चंद्र बोस, मंडेला, पटेल, नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी है, वो देश की युवाओं की आवाज़ है। एक इकोनॉमिकल जो देश को, जो एक बेहतर इकोनॉमी देश को, जो दुनिया में हम फार्मर्स को किस रूप में दुनिया में आगे लाएं, जो महिलाओं के रेस्पेक्ट को हम किस रूप में देखें, देश में सुरक्षा की गारंटी जो है, जो 5 न्याय अभिलाएं हैं, आप उठा करके देखिए, तो यही तो देश चाहता है। देश चाहता क्या है? देश से। और वहीं समाजवादी पार्टी ने बुधवार को यूपी की 6 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। किसे कहां से टिकट मिला है, आप देखिए। समाजवादी पार्टी ने बुधवार को जारी 6 उम्मीदवारों की लिस्ट में
संबल सीट से पार्टी के सांसद रहे शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र और विधायक जिया उर रहमान को टिकट दिया गया है। बागपत से मनोज चौधरी एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं गौतम बुद्ध नगर सीट में उम्मीदवार को बदलते हुए राहुल आवाना को टिकट मिला है। पहले यहां महेंद्र नागर को टिकट दिया गया था। यूपी की पीलीभीत सीट से अखिलेश सरकार में मंत्री रहे बरेली के भगवंत शरण गंगवार को टिकट मिला है। घोसी सीट से पार्टी नेता और प्रवक्ता राजीव राय को मैदान में उतारा गया है। मिर्जापुर सीट पर राजेंद्र एस बिंद को टिकट दिया गया है। तमिलनाडु के लोगों पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे पर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई का आदेश दिया है। डीएमके की बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट मामले पर दिए बयान को लेकर उनकी शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन मामले में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे के खिलाफ तत्काल एक्शन का निर्देश दिया है, जिसकी डीएमके ने मामले की इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। डीएमके ने अपनी शिकायत में शोभा करंदलाजे के बयान कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों के बीच नफरत की भावना को बढ़ाने की कोशिश करार दिया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयुक्त से मामले में नियमों के हिसाब से उचित कार्रवाई कर 48 घंटे के भीतर केंद्रीय चुनाव आयोग को जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। एमपी के भोपाल का चौक बाजार इलाका, जिसे सांसदों का मोहल्ला भी कहा जाता है, यहां से देश को कई सांसद मिले। मध्य प्रदेश में भोपाल से बीजेपी ने आलोक शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। आलोक शर्मा जिस इलाके से आते हैं उसे चौक बाजार कहा जाता है। भोपाल में इस इलाके को सांसदों का मोहल्ला भी कहा जाता है। इस मोहल्ले से देश को अब तक कई सांसद मिले हैं। पुराने भोपाल से चौक बाजार से डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल के सांसद बने, क्योंकि चौक क्षेत्र मेरी जन्मस्थली भी है, कर्मस्थली है। मुझे उम्मीद है कि भोपाल की जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कूच बिहार के हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा किया है। टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच यहीं पर झड़प हुई थी। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हैं, जिन्होंने कूच बिहार के दिनहाटा इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हिंसा के बाद के हालात की समीक्षा की और कहा कि यहाँ के लोग एकजुट हैं। I see people are united. People are united against violence. That's a great lesson. That's an inspiring lesson, encouraging lesson. इससे पहले कूच बिहार में केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर कथित हमले को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इधर इलेक्टोरल बॉन्ड मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एसबीआई को सारी जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया कराने का निर्देश दिया था। एसबीआई को आज चुनावी बॉन्ड के अल्फा न्यूमेरिक नंबर समेत सभी जानकारी दस्तावेज चुनाव आयोग को मुहैया कराना है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आज शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सारी जानकारी सौंपने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई चेयरमैन इस बाबत एक हलफनामा भी दाखिल करने को कहा है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर से चुनावी बॉन्ड के खरीदार और उसे भुनाने वाले सियासी दल और उसकी तारीख की सही जानकारी मिल पाएगी। इससे पहले तक एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो भी जानकारी चुनाव आयोग को दी है उसे चुनाव आयोग वेबसाइट पर डाल चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में आज हाल ही में नियुक्त हुए 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में आज चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और एसएस संधू की नियुक्ति के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए नई 3 सदस्यीय व्यवस्था का बचाव किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि एडीआर की मांग आधारहीन है। सरकार ने कहा कि अर्जियों में ऐसा कोई कानूनी पहलू नहीं उठाया गया जिसके आधार पर नए कानून के तहत की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने जैसा आदेश हो। याचिकाकर्ता का मकसद राजनीतिक विवाद खड़ा करना है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से फोन पर क्या बात की, ये आप देखिए। पूरी दुनिया भारत और पीएम मोदी की कूटनीति की यूं ही कायल नहीं है। ताजा नमूना तब देखने को मिला जब पीएम ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फिर से रूस का राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर फोन करके बधाई दी। इस दौरान उन्होंने रूस यूक्रेन के करीब 2 साल से जारी जंग पर भी बात की। इसके बाद उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी फोन किया। उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति से भी बातचीत के जरिए जंग का हल निकालने को कहा।
बातचीत के बाद पीएम ने कहा कि भारत ने हमेशा से जंग जल्द खत्म करने और शांति का समर्थन किया है। मशहूर एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रही प्रियंका चोपड़ा बुधवार को अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। प्रियंका चोपड़ा अपने पूरे परिवार के साथ राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंची। उनके साथ उनके पति निक जोनस, बेटी मालती और उनकी मां भी मौजूद रही। सभी ने एक साथ रामलला के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। दर्शन के समय प्रियंका ने पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी, वहीं निक जोनस सफेद कुर्ता पहने नजर आए। प्रियंका ने करीब 20 मिनट तक रामलला के दर्शन किए। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन कर जीवन धन्य हो गया। राम मंदिर में पुजारी प्रदीप दास ने प्रियंका और उनके पति को राम नामी पहनाकर स्वागत किया और प्रसाद दिया। राजस्थान के कोटा में छात्रा के अपहरण के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। क्या है ये खुलासा, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोटा में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के अपहरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने छात्रा के दूसरे दोस्त से पूछताछ के बाद पुलिस ने कहा कि छात्रा के साथ किसी तरह की कोई वारदात नहीं हुई है। अपराध नहीं हुआ है। अभी कहानी क्या किस वजह से हुई है, जब बच्ची आएगी तब पता चलेगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि क्या किस दबाव में या किस उसमें उसने ये बात करी है, लेकिन अपराध नहीं हुआ है। खुलासे के मुताबिक छात्रा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खुद को अगवा करने की साजिश रची थी। पुलिस ने उनसे अपील की है कि वो जहाँ भी हो नजदीकी पुलिस से संपर्क करे। और इंग्लैंड के चेस्टर जू में 2 ऐसे मेहमान आए हैं जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ जुटने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। यशीन और नुब्रा का ये नया ठिकाना है। चेस्टर के चिड़ियाघर में पहली बार हिम तेंदुए आए हैं। चिड़ियाघर में इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इन्हें हिम तेंदुआ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बर्फ और ठंड में रहते हैं। ये तेंदुए उन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ज्यादातर ऐसे क्षेत्र हिमालय में हैं। चीन और मंगोलिया में हिम तेंदुए की संख्या सबसे अधिक बताई जाती है। भारत, नेपाल, पाकिस्तान और रूस में भी हिम तेंदुए पाए जाते हैं। जीएसटी चोरी के मामले में नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने इनामी चोर को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये शख्स जीएसटी चोर गिरोह के मास्टरमाइंड हैं। आरोप है कि ये जीएसटी की चोरी कर सरकार को हजारों करोड़ का चूना लगाते थे। जीएसटी चोरी के लिए इन लोगों ने फर्जी कंपनी भी बना रखी थी। पुलिस ने दोनों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर रखा था। अब तक गिरोह के 32 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। गिरफ्त में आए दोनों आरोपी व्यापारी हैं और इनका मेटल का कारोबार है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने मिलकर सरकार को अब तक करीब 26 करोड़ रुपए राजस्व का नुकसान पहुँचाया है। और पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में हमला हुआ है। 7 हमलावरों के मारे जाने की खबर है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में जबरन घुस गए और गोलीबारी करने लगे। उन्होंने कई धमाके भी किए। धमाकों में बलूचिस्तान का पासपोर्ट ऑफिस भी तबाह हो गया। हमलावर बंदरगाह परिसर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें मार गिराया। पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे इलाके को घेर लिया है। दरअसल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में चीन के निवेश का विरोध करती है। चीन और पाकिस्तान पर संसाधन के शोषण का आरोप लगाती है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला को लेकर ईडी ने जो समन भेजा है, उसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आज पेश होना है। कल ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में क्या हुआ, ये भी आपको दिखाते हैं। केजरीवाल को ईडी एक के बाद एक 9 समन भेज चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा था कि क्या केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे, तो सिंघवी ने कहा था कि नहीं। अगर ईडी कहती है कि वो गिरफ्तार नहीं करेंगे या कोर्ट कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश देता है, तो केजरीवाल पूछताछ के लिए जा सकते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर ईडी को 2 हफ्ते में जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।